हेलो नमस्कार, मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लीगल प्लेटफॉर्म पर आज आपके बीच में एक ऐसा अपडेट जो अपने आप में चुनौती भी है और शायद कहीं कहीं एक संकेत भी है। आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश का क्या हश्र हुआ था, शेख हसीना को किस तरीके से अपना देश छोड़ के क्या करना था, भारत की शरण है जो लेनी पड़ी थी। तो वो था भारत का एक पड़ोसी देश, और अब पड़ोसी देश नंबर 2 का मामला जो है वो सामने आया, और वो है नेपाल। नेपाल जाना जाता है काठमांडू के लिए, है ना, और काठमांडू हमारे लिए भगवान शिव के प्रति बड़े आस्था का एक ऐसा शहर है, लेकिन उस देश के अंदर अभी कुछ और ही चल रहा है। आप बैकग्राउंड के अंदर ये वीडियो देख पा रहे हैं ना, ये वीडियो जन आक्रोश का है जो भी नेपाल के अंदर चल रहा है, और खासकर जो जैन जी जनरेशन है, बिल्कुल सही सुना आपने, जैन जी जनरेशन, इसने क्या कर दिया है, अपना एक अलग ही तांडव वहां पे दिखा रखा है। और रिजल्ट ये कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ा। क्या है पूरी कहानी, आइए समझने की कोशिश है जो करते हैं। देखिए, इससे पहले आपके सामने कई सारे फोटोज जो है वो मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, जिससे आप इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व है जो कर सकें। देखिए, क्या होता है कि अगर आप जो है थोड़ा सा इस गैप को समझें, तो ये ना, ये एक जनरेशन टेबल है। ठीक, जैसे मान लीजिए 1890 से 1915 ये लॉस्ट जनरेशन है, अब ये सर्वाइव नहीं करती। उसके बाद में यहाँ पर आपके द इंटरबिलियम जनरेशन, द ग्रेटेस्ट जनरेशन, ये टाइम, इस टाइम पीरियड में जो जनरेशन का जन्म हो रखा है उसको इस तरह से उन्होंने नाम जो दिया गया। 1925 से 1945 ये एक साइलेंट जनरेशन कहा जाता। बेबी बूमर जनरेशन, जनरेशन एक्स ये है 1965 से 1985 में जन्म लेने वाली, ये है जनरेशन वाई। देखो, जनरेशन एक्स, वाई और जेड, तो ये 1980 से 1994 आप कह सकते हैं कि हमारे माता पिता जो जनरली हैं वो इस टाइम पीरियड के अंदर रहे होंगे। ये है आई जैन यानी कि जैन जे जनरेशन, ये कहती है डिजिटल जनरेशन। मतलब ये वो दौर है जिस समय क्या होता है, एक तरीके से डिजिटल क्रांति जो है ना वो अपने लेवल पे आई थी। करेक्ट, तो 1995 से 2012 या कई कुछ फिगर 2010 के आसपास तक का जो रहता है वो इसके अंदर है। इसके बाद में जो जन्म लेने वाली है उसको बोलते हैं जनरेशन अल्फा, यानी कि अभी जो भी बच्चे जो हैं जन्म ले रहे हैं 2013 के बाद में, उन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ जैन जी की। अब सुनते हैं पूरी कहानी को। तो ये जो जैन जी जनरेशन है ना, ये क्या है, इंटरनेट से बड़ी कनेक्टेड है जो होती है। आप ये भी कह सकते हैं इनका इंटरनेट से सीधा कनेक्शन भी है जो रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया चलाना वगैरह इनकी लाइफ का एक असेंशियल पार्ट भी है। और कहीं कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसका सही मायने में इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, सोशल मीडिया में किया जाता है। करेक्ट। अब हुआ ये कि दो तीन चीज़ों ने एक तालमेल है जो सेट किया। क्या तालमेल है जो सेट किया, आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरे वे में। हिंदुस्तान टाइम की ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, इन्होंने रिजाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। और क्यों रिजाइन किया, क्योंकि जो ये यंग जनरेशन है, इसने जिस लेवल का विरोध अभी नेपाल के अंदर मचा रखा है, उसको एक तरीके से वो नियंत्रण में नहीं कर पा रहे। आर्मी ने एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। अब देखो क्या संजोग की बात है, पाकिस्तान में तो आर्मी बार बार मोर्चा संभालती रहती है, पाकिस्तान तो यूज टू है जो हो चुका है। बांग्लादेश का हसर हम लोगों ने अभी तरीके से देखा, कुछ समय पहले की बात है। और अब तीसरा नेपाल, यानी कि एक ये साइन जो है ना, वो साइन ये भी इंडिकेट करता है कि भारत, जो कि जैन जी जनरेशन का सबसे बड़ा हब है, मतलब कि एक जनरेशन के जो लोग हैं ना वो भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की जब मीटिंग हुई ना बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के साथ में, तो उन टेक कंपनी के फाउंडर ने कहा कि भाई भारत से इस तरीके से आप दुश्मनी मत लिया करो। अब उन्होंने मान लीजिए कल हमारे चाहिए सोशल मीडिया हैंडल को इंडिया के अंदर ब्लॉक कर दिया तो हमारे लिए दिक्कत है जो हो जाएगी। ठीक, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा। और उसके अगले ही दिन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्रति टैरिफ का रुख थोड़ा सा कम है, जो मतलब क्या कहते हैं इसको, थोड़ा सा लाइट मोड में लेकर आए। पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट मोड में चल रहे थे। खैर, ये एक अलग घटना है। वापस आ जाते हैं यहाँ पर नेपाल पे। तो अब क्या है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो थोड़े से है ना, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन लगे जा रहे हैं, कि मतलब वो एक तरीके से अपने ही लोगों को कोई भी सरकारी टेंडर है जो दे रहे थे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है जो दे रहे थे, इस बात का बड़ा विरोध है जो चल रहा था। और ये विरोध जो है वो रियलिटी में कम और थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह हैंडल्स पे ज़्यादा चल रहा था। ठीक,
इस बात का जो है वहाँ की सरकार को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वहाँ की सरकार मतलब बात कर रहा हूँ केपी ओली की सरकार का। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है कुछ सप्ताह पहले जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स, उसमें मेजर मेजर सोशल मीडिया हैंडल को नेपाल के अंदर बैन कर दिया, प्रतिबंध है जो लगा दिया। ये परिस्थिति ठीक वैसी है जैसे भारत के अंदर एक इमरजेंसी के हालात को देखें कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने विपक्ष के वो सारे नेता जो विरोध कर रहे थे तो उनके लिए एक फरमान जारी कर दिया कि इनको जो है उठा के जेल में डाल दो, जो ना तो ये बाहर रहेंगे ना विरोध कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ओली सरकार ने क्या कर दिया, एक तरीके से सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। बैन का मतलब है ना तो रहेगा सोशल मीडिया और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत वो कुछ भी अपना विरोध है जो दर्शा पाएंगे। लेकिन ये बात जो है नागवार गुजरी किसको, जनरेशन जेड को। और उन्होंने जो है, अब आप जितने भी फोटोज़ देख पा रहे हैं ना, इन सब के अंदर एक से एक करके मतलब उन्होंने इस बात का विरोध है जो यहाँ पे दर्शाया, इस बात को इंडिकेट किया कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और जैसा आपने भी इस वीडियो के अंदर देखा, मतलब फुल लेवल पे जो यहाँ पे क्या किया जाने लगा, अपोज है जो किया जाने लगा इस बात को लेकर कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। मतलब आप इस तरह से किसी चीज़ को जो है क्या नहीं कर सकते, डील है जो नहीं कर सकते। और अकॉर्डिंगली फिर वहाँ पे जो है ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि अब नेपाल की सरकार, आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि खबर आए कि नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वहाँ से टेक ऑफ कर चुके हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो हालात है उसके तहत शेख हसीना और इनकी कहानी बड़ी सिमिलर नज़र आ रही है। मतलब एक तरीके से शेख हसीना को भी अपनी जान बचा के इंडिया की शरण लेनी पड़ती, तो यहाँ पर जो केपी ओली जी हैं उनके साथ भी ऐसा ही कुछ सीन है जो देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होता है अपडेट, लेट्स सी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जैन जी जो फैक्टर है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों ना हो, चाहे बांग्लादेश हो, बांग्लादेश का भी अपने हालात इसी परिस्थितियों में रहे, चाहे नेपाल हो, और या फिर अगर फ्यूचर पोटेंशियल एंगल से देखा जाए तो क्यों ना इंडिया हो। ठीक है, बट शायद जो है भगवान ना करे ऐसा कभी दिन इंडिया के अंदर देखने को मिले, क्योंकि ये हालात जो है ना एक तरीके से एनार्की की तरफ लेके चले जाते हैं। जिस देश के अंदर सेना अपने हाथ में शासन को ले लेती है, कहीं न कहीं जो है उस देश के लिए मामला बड़ा संवेदनशील हो जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इस खबर के बारे में आपको क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ में संविधान के आर्टिकल 19 को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिंक है जो कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन ध्यान रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्ति संगत निर्बंधन के अधीन है जो रहती है। थैंक यू।